नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जय हिंद मीडिया में। मैं आज आपके साथ एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं, जो हम सभी के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। ये सिर्फ एक डिस्कशन नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, हमारे वैल्यूज और हमारे फ्यूचर की बात है। दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक नया युग शुरू हो चुका है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिक्स की, जो अब केवल 5 देशों का समूह नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन गया है जो पश्चिमी देशों की नींद उड़ा रही है। ये कहानी है उस संगठन की जो ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है और आज पूरी दुनिया के नक्शे को बदलने की तैयारी में है। ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने किया था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बनेंगे। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये प्रिडिक्शन इतनी सटीक निकलेगी। ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं था, बल्कि एक विजन था जो आने वाले डेकेड्स में रियलिटी बनने वाला था। ओनील ने देखा था कि ये 4 कंट्रीज अपनी ह्यूज पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज और ग्रोइंग इकोनॉमीज के साथ ग्लोबल पावर डायनामिक्स को फंडामेंटली चेंज कर देंगे। सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में पहली बार इन देशों की फॉर्मल मीटिंग हुई, जो एक हिस्टोरिक मोमेंट था। ये वो समय था जब ये देश पहली बार एक साथ आए और रियलाइज किया कि उनके कॉमन इंटरेस्ट्स हैं। फिर जून 16, 2009 को रशिया के येकैथरिनबर्ग में पहला ऑफिशियल ब्रिक्स समिट आयोजित हुआ। ये समिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक गैदरिंग नहीं था, बल्कि एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की फाउंडेशन स्टोन थी। दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के साथ ही ब्रिक बना ब्रिक्स। ये सिर्फ एक अक्षर का बदलाव नहीं था, बल्कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को इस महत्वपूर्ण समूह में रिप्रेजेंटेशन देने का एक स्ट्रेटेजिक मूव था। साउथ अफ्रीका का इंक्लूजन इस बात का प्रूफ था कि ब्रिक्स सिर्फ एशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का क्लब नहीं है, बल्कि ट्रूली ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो डेवलपिंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। 2014 में एक और बड़ा कदम उठाया गया जब न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी और कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यानी सीआरए की स्थापना हुई। ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के विकल्प के रूप में बनाए गए थे, जो पश्चिमी देशों के कंट्रोल में थे। एनडीबी की ऑथराइज्ड कैपिटल $100 बिलियन है और पेड इन कैपिटल $52.7 बिलियन है। अब तक 96 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं, जिनकी टोटल फाइनेंसिंग $32.8 बिलियन है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक रियल ऑल्टरनेटिव का प्रूफ है। एनडीबी के प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक फैले हुए हैं। ब्राजील में अप्रॉक्सीमेटली $5 बिलियन के सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें इमरजेंसी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स, सस्टेनेबल मोबिलिटी, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, बेसिक सैनिटेशन और रिन्यूएबल एनर्जी शामिल है। ये अप्रोच ट्रेडिशनल वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि एनडीबी किसी भी कंट्री पर पॉलिसी कंडीशंस इंपोज नहीं करता। लेकिन असली गेम चेंजर आया 2024 और 2025 में। जनवरी 1, 2024 को इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई ऑफिशियली ब्रिक्स मेंबर्स बन गए। ये एक्सपेंशन यही नहीं रुका। जनवरी 6, 2025 को इंडोनेशिया भी फुल मेंबर बन गया, जो साउथ ईस्ट एशिया का पहला ब्रिक्स मेंबर बना। अब ब्रिक्स में टोटल 10 कंट्रीज हैं और सऊदी अरेबिया भी जल्द ही शामिल होने की तैयारी में है। अक्टूबर 2024 के कजान समिट में 13 कंट्रीज को पार्टनर कंट्रीज का स्टेटस दिया गया। इनमें से 9 कंट्रीज ने ये इनविटेशन एक्सेप्ट की है: बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, उगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। नाइजीरिया भी जनवरी 17, 2025 को पार्टनरशिप में शामिल हो गया। ये एक्सपेंशन सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। 2026 तक ब्रिक्स दुनिया की लगभग 49% पॉपुलेशन और 40% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करेगा। इस पूरी जर्नी में इंडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। इंडिया ने न केवल एनडीबी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, बल्कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी लीडरशिप दिखाई है। इंडिया का डीपीआई मॉडल एक ग्लोबल बेंचमार्क बन गया है इंक्लूसिव और ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल गवर्नेंस के लिए। आधार ने 950 मिलियन से ज्यादा सिटीजन्स को सिक्योर्ड डिजिटल आइडेंटिटी प्रदान की है, जबकि यूपीआई ने रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में रेवोल्यूशन ला दिया है। यूपीआई की सक्सेस स्टोरी बहुत इंप्रेसिव है। ये अब ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शंस का 46% हैंडल करता है। ये सिर्फ इंडिया की अचीवमेंट नहीं है, बल्कि पूरे ब्रिक्स के लिए एक मॉडल है। इंडिया ने प्रपोज किया है कि इस टेक्नोलॉजी को दूसरे ब्रिक्स कंट्रीज के साथ शेयर किया जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजनरी लीडरशिप में इंडिया ने एक स्केलेबल, इंक्लूसिव और रिजिलियंट डिजिटल इकोसिस्टम बनाया है, जो दुनिया भर के कंट्रीज को इंस्पायर कर रहा है।
इंडिया का डिजिटल भारत निधि प्रोग्राम भी एक कॉर्नरस्टोन इनिशिएटिव है जो भारत नेट जैसे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है। अब 218,000 से ज्यादा विलेज काउंसिल्स ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड हैं। इंडिया की इंडिजिनियस डेवलपमेंट और मास डिप्लॉयमेंट ऑफ 4G और 5G टेक्नोलॉजी से नियर यूनिवर्सल हाई स्पीड कनेक्टिविटी अचीव हुई है। अब 95% पॉपुलेशन 4G कवरेज में है और 80% से ज्यादा 5G कवरेज में है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की मांग हो या काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, इंडिया हमेशा आगे रहा है। ब्रिक्स के एक्सपेंशन में भी इंडिया की स्ट्रांग एडवोकेसी रही है। इंडिया ने कंसिस्टेंटली आर्ग्यू किया है कि ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अब सवाल यह है कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, इस ग्रोइंग इन्फ्लुएंस से क्यों परेशान है। ब्रिक्स देशों का वैश्विक जीडीपी में योगदान अब G7 देशों से आगे निकल गया है। यह वो मोमेंट है जिसका इंतजार डेकेड से था। पश्चिमी सुप्रीमेसी को पहली बार इतनी सीरियस चैलेंज मिली है। यह चैलेंज सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है बल्कि आइडियोलॉजिकल भी है। G7 कंट्रीज ने डिकेड्स तक ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज डिक्टेट की हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और कौन सा डेवलपिंग। लेकिन अब ब्रिक्स के साथ सिचुएशन रिवर्स हो गई है। जब आधी दुनिया की पॉपुलेशन और 40% जीडीपी एक साथ आ जाती है तो यह सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं रहता। डी-डॉलराइजेशन की बात करें तो यह ब्रिक्स का सबसे पावरफुल वेपन है। यदि डॉलर की वैश्विक मांग कम होती है तो यह अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका होगा। ब्रिक्स कंट्रीज अपने बायलैटरल ट्रेड में लोकल करेंसीज का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। चाइना और रशिया अब अपना मोस्ट बायलैटरल ट्रेड युआन और रूबल्स में कंडक्ट करते हैं, डॉलर को कंप्लीटली बाईपास करके। ब्राजील और चाइना ने 2023 में युआन रियल ट्रेड सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया भी रशियन ऑयल रुपीज में परचेज कर रहा है। एक नई शेयर्ड करेंसी की पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लोर की जा रही है। हर कदम पर यह संकेत है कि ज्यादा चालाकी करोगे तो तुम्हारे डॉलर को ध्वस्त कर देंगे। ये स्ट्रैटेजी ओवरनाइट डॉलर को डीथ्रोन करने की नहीं है, बल्कि ग्रेजुअली इंडिपेंडेंस बिल्ड करने की है। गोल्ड रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ ब्रिक्स की रियल पावर दिखती है। ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर वर्ल्ड के ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स का लगभग 20% होल्ड करते हैं। रशिया के पास लगभग 2,335 टन्स गोल्ड है, चाइना के पास 2,279 टन्स और इंडिया के ऑफिशियल रिजर्व्स 880 टन्स हैं। कंबाइंड रूप से रशिया और चाइना ब्रिक्स रिजर्व्स का 74% और ग्लोबल रिजर्व्स का 15% अकाउंट करते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इंडिया के अनऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स का अनुमान 25,000 टन से भी ज्यादा है। भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। उस युग में भी भारत एक गोल्ड टाइटन था और आज भी है। ये गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी के रूप में नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में भी है। 2023 में ब्रिक्स नेशंस वर्ल्ड वाइड लार्जेस्ट बायर्स ऑफ गोल्ड थे। चाइना अलोन ने 225 मेट्रिक टन्स ऐड किया, जो नियरली 50 इयर्स में उसकी बिगेस्ट सिंगल ईयर परचेज थी। इंडिया और रशिया ने भी सिग्निफिकेंट एक्विजिशंस किए। ये ट्रेंड एक्सीडेंटल नहीं है बल्कि केयरफुली प्लान्ड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसे कंट्रीज मेजर गोल्ड माइन प्रोड्यूसर्स हैं। ये कॉम्बिनेशन ब्रिक्स को फाइनेंशियल मार्केट्स में अनप्रेसिडेंटेड लेवरेज देता है। जब आपके पास इतना गोल्ड हो तो आप किसी भी करेंसी क्राइसिस से निपट सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जो G7 के पास नहीं है। गोल्ड गिव्स ब्रिक्स कंट्रीज अ वे टू रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू US डॉलर। ब्रिक्स का विजन है मल्टीपोलर वर्ल्ड का। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली चैलेंज करता है अमेरिका की सोल सुपर पावर की पोजीशन को। पश्चिमी देशों को डर है कि ब्रिक्स एक ऐसा गुट बन सकता है जो पश्चिमी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बजाय एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट ला देगा। यह शिफ्ट उस वर्ल्ड ऑर्डर को बदल देगा जो डेकेड से वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल में था। ये सिर्फ थ्योरेटिकल डिबेट नहीं है, रियल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जब ब्रिक्स कंट्रीज अपने ट्रेड में लोकल करेंसीज यूज करते हैं तो डॉलर डिमांड कम हो जाती है। जब वे अपने गोल्ड रिजर्व्स इंक्रीज करते हैं तो डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। जब वे ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस जैसे NDB क्रिएट करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस की मोनोपोली टूट जाती है। करंट जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप देखें तो ब्रिक्स के अगेंस्ट कई एफर्ट्स चल रही हैं। ट्रेड वॉर्स से लेकर सैंक्शंस तक हर तरीके से इस यूनिटी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। US प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्सप्लिसिटली अपोज किया है ब्रिक्स के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एफर्ट्स को। वार्निंग दी है कि डॉलर को बायपास करने की कोई भी अटेम्प्ट के लिए ब्रिक्स एक्सपोर्ट्स पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन ब्रिक्स जिस मुकाम पर पहुंच चुका है उसे देखते हुए नहीं लगता कि अमेरिका इसमें सक्सेसफुल हो पाएगा। ब्रिक्स की डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। हाँ, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं इंडिया और ब्राजील जैसी डेमोक्रेसीज और चाइना और रशिया जैसी सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमीज के बीच, लेकिन कॉमन इंटरेस्ट्स इन डिफरेंसेस से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। संक्षेप में, ब्रिक्स पश्चिमी देशों द्वारा बनाए गए पुराने वैश्विक नियमों को चैलेंज दे रहा है। यह सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं है बल्कि एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट है। जब आधी दुनिया की पॉपुलेशन और 40% GDP एक साथ आ जाए तो ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं रहता,
ये एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। आज ब्रिक्स सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ की होप्स और एस्पिरेशंस का सिंबल है। ये उन कंट्रीज की आवाज है जो डेकेड से मार्जिनलाइज थे। इंडिया जैसे कंट्रीज के लीडरशिप में ये ऑर्गेनाइजेशन अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी मुश्किल है। ये मोमेंटम अब अनस्टॉपेबल है और दुनिया को इस नई रियलिटी के साथ एडजस्ट करना होगा। ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये यूजफुल लगा होगा। अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।